स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल, वॉइस क्लियर है बिल्कुल। स्टार्ट करूं मैं? यस मैम। चलिए देखिए, आपको यहाँ पे ना 2 डायग्राम्स दिख रहे हैं। अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये, कैसे प्रेजेंट है, कैसे अवेलेबल है, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे ध्यान से। ये जो आपके सामने 2 डायग्राम्स अवेलेबल हैं, एक्चुअली इनमें से मैं आपको ट्रैकेट समझाने जा रही हूँ। अब एक अगला क्वेश्चन आएगा आपके पास कि जब हम ट्रैकेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक अलग से स्पेशली ट्रैकेट ही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? इतनी सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है और जाइलम के इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ ट्रैकेट्स की बात क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको 1 बाय 1 करके जो भी आपके पास सेल्स हैं इस पेज पे अवेलेबल, दैट इज डायग्राम 8.1, उसमें से मैंने आपको पहले आरबीसी का डिस्क्रिप्शन बताया, फिर मैंने डब्ल्यूबीसी का बताया, फिर मैंने न्यूरॉन का बताया यानी कि नर्व सेल का, फिर मैंने आपको मेसोफिल सेल समझाया, एपिथेलियल सेल्स जब मैंने आपसे पूछा था टाइप ऑफ टिश्यू, वहां पे मैंने आपको ये रिकॉल कराया था। और आज की क्लास में ये बस एक रह गया था जो प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज ट्रैकिंग। इसको समझाते हुए और फिर मैं आपको आगे के टॉपिक्स कराना स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी बच्चे से पूछिए कि ट्रैकिट क्या होता है, तो एक बार को वो सोचेगा जरूर कि ये ट्रैकिट टर्म जो है वो हमने कहाँ पढ़ा था। तो इसको समझेंगे ध्यान से। 9th में आपने पढ़ा था, बट काफी कम बच्चों को ही 9th क्लास याद होता है। देखिए, जाइलम के कंपोनेंट्स को जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, कोई आपसे पूछे कि एक बात बताओ जाइलम क्या है, तो जाइलम के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है जाइलम क्या है, तो जाइलम के बारे में हम लोग बोलते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज इन प्लांट्स, यही बोलते हैं आप। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम, जाइलम में कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो जाइलम के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रैकिड्स हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा। इसके लिए एनसीईआरटी में भी आपका एक डायग्राम जो है वो अवेलेबल है। जब एनसीईआरटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वहां भी आपको जाइलम के कंपोनेंट्स जो है वो बताए जा रहे हैं। जब आप देखिएगा आगे चैप्टर्स में तो आपको नजर आएगा वहां पे। तो जब सारे के सारे मिलके यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो अलग अलग करके हमें यहाँ पे पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? तो अलग अलग आपको सेपरेटली यहाँ पे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, उसका रीजन ये है कि सबका थोड़ा 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 काम जो है वो डिफर करता है। उसमें से भी स्पेशली अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, ट्रैकिड्स के बारे में, तो इतने देर से एक्सप्लेनेशन देते देते कम से कम इतना हर एक बच्चे को याद हो गया, आप समझ रहे कि अच्छा ठीक है, ये जो क्या है आपके पास ट्रैकिड है, दैट्स अ पार्ट ऑफ जाइलम। कोई पूछे क्या है तो आप बोलेंगे पार्ट हम जाइलम में जानते हैं। ट्रैकिड कैसा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नैरो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, जैसा शेप दिख रहा है वैसा बताना है आपको। ये कैसा दिख रहा है, और ये जो आपके सामने इमेज अवेलेबल है यहाँ पे, ऐसे अगर आपको क्या दिखाया जा रहा है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका जो कट किया गया है, तो उसमें से बीच में यहाँ पे ना कुछ ऐसे इस तरीके से दिख रहा है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, तो इसमें जब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो यहाँ पे ना जैसे छन्ने में स्लिट्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी क्या होते हैं, पोर्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें से ऐसे क्रॉस करता हुआ जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होने का काम करेगा। और आपको पता है कि जाइलम का वर्क कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल बोलने का मतलब है कि ये सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट्स से प्लांट्स के या ट्रीज के अपर पार्ट्स में करेगा। कभी भी छोटे बच्चे तो खैर वो ऊपर से पौधे में पानी डालेंगे, लेकिन अगर आप किसी को देखें कि वो क्या कर रहा है, किसी भी छोटे से प्लांट के अपर लीव्स में वाटर डाल रहा है, तो आप एक बार उसको बोलेंगे जरूर कि भाई इसके पत्तों में क्यों पानी डाल रहे हो, उससे कोई फायदा तो है नहीं, जो वाटर है वो कहाँ डालो, इसके रूट्स में डालो। भले आपको उस वक्त इतना नहीं पता हो कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, तो उसका रीजन ये है क्योंकि जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो हमें उतना लेक्चर अभी नहीं लिखना, ना हम उस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, बस यहाँ पे ट्रैकिड्स आपको समझना था, सो मैंने आपको समझाया है। और 1 लाइन में जब लिखने की बात आती है तो 1 लाइन मैं भी यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ, जो कि एज इट इज आप लोग नोट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको ट्रैकिड्स बता रही हूँ।
ब्रैकेट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो क्या सीखा आपने, क्या है ये, व्हाट इज दिस? तो आप बोलेंगे अ टाइप ऑफ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, अ टाइप ऑफ वाटर और इसका एक कंपोनेंट है, तो हम अगर सेल लिख दे तो और एक्यूरेट हो जाएगा। टाइप ऑफ वाटर कंडक्टिंग सेल किसमें देखा आपने, जाइलम में या फ्लोएम में? इन द जाइलम, इन द जाइलम which lacks, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, perforations in the cell wall। आप जहां भी रह रहे होंगे, जिस भी बिल्डिंग में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में, विला में, या खुद का आपका सेल्फ हाउस होगा, जहां भी रह रहे होंगे, तो अब आज के डे में इतनी एडवांसमेंट है कि सबके घरों में मोटर के थ्रू वाटर जाता होगा, और कहाँ स्टोर होता होगा, तो वाटर टैंक में। तो वाटर टैंक में जो ट्यूब और जो पाइपलाइन वाटर लेके जा रहा है, अगर उसके दीवारों में चारों तरफ होल हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा? अगर उस ट्यूब के चारों तरफ होल्स हो जाए ना, तो उसमें एरर क्या होगा और दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है बीच में अगर लीकेज ज्यादा हो, तो वाटर टैंक में जितना पानी चाहिए, जाना चाहिए, उतना जाएगा नहीं। और आज के डे में क्या है, वो वॉल के इनसाइड सारे पाइपलाइंस लगा रखे होते हैं, तो लीकेज की वजह से जो दीवारें हैं वो खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको अभी तक समझाते वक्त ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली कि ऐसे 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 इसकी दीवारें जो है, इसमें परफोरेशंस मतलब जैसे छन्ने वगैरह में जैसे होल्स होते हैं ना, तो बोलेंगे हम कि परफोरेटेड, तो वो एक्चुअल सेंस में परफोरेशन आता है। तो मैंने आपको कभी भी नहीं बताया अभी एक्सप्लेन करते वक्त कि इसके वॉल में परफोरेशंस होते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि इसके वॉल के, इसको अगर आप एक पाइप हॉलो मानते हैं, ठीक है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे टेपरिंग हो गई है अपर साइड में, लोअर साइड में। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इसमें परफोरेशंस होते हैं नहीं होते इसके खुद के वॉल में, तो इसके खुद के वॉल में परफोरेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात मैंने आपको बताई है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, अब मैं आगे मूव कर रही हूँ। डन, आगे बढ़ू मैं? यस मैम, यस मैम। चलिए, हम लास्ट पेज दिखा सकते हैं प्लीज? हाँ लीजिए। थैंक यू मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स बच्चों के लिए बहुत ही फेमिलियर है, ये लिखते के साथ बच्चों को ना एक रिलैक्सेशन होता है कि चलो ये तो हमारा पढ़ा हुआ टॉपिक है, इतना तो एटलीस्ट हर एक बच्चे के ब्रेन में आता ही आता है।
रीजन क्या है, छोटी क्लासेस से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बस जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिटेलिंग थोड़ी बढ़ती जाती है, और कुछ नया नहीं आता है इसमें, कोई नया इसमें ऐड ही नहीं कर सकता है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इस टॉपिक का बहुत अच्छा कनेक्शन किसके साथ है, आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टेबल 2.1 के साथ है। क्या रीजन है उसका? रीजन ये है, वहां 5 किंगडम्स पढ़ रहे थे, तो फिर अभी कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेरी आएगी जिन बच्चों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं किया है, तो आपके ब्रेन में एक क्वेरी ये आएगी कि भाई उस चैप्टर का इसके साथ क्या कनेक्शन है। तो बिल्कुल टाइटली लिंक्ड है दोनों चैप्टर, डायरेक्टली क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, ये टेबल एक्चुअली डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का नहीं है, ये टेबल है किस चीज का, डिफरेंसेस अमंग ऑल द 5 किंगडम्स। अब मैंने इसको यहाँ क्यों पेस्ट करा है, इसका रीजन बताती हूँ आपको। इसका रीजन ये है, यहां से देखिए हम लोग इनके बीच में डिफरेंसेस निकालेंगे। ठीक है, जब मैं ये टेबल एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने बताया था आपको एक सिर्फ किंगडम मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है, रेस्ट किंगडम्स आर यूकैरियोटिक। याद रखेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा सबको। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नेम द ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, क्या आंसर होगा? सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक किंगडम कौन सा है? मोनेरा। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है कि जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस लिखेंगे तो लास्ट में जब हम प्रोकैरियोट्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो बैक्टीरिया के सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि मोनेरा को होल सोल बिलोंग करने वाला कौन है? बैक्टीरिया है। ठीक है, फिर जब यूकैरियोट्स के एग्जांपल में आएंगे, आपकी मर्जी, आपका मन करे प्रोटिस्टा का जितना याद है लिख सकते हैं, फंजाई के जितने मेंबर्स याद है, प्लांटी एनिमलिया कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है वो तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। आप बोले अच्छा एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल तुम अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ध्यान देंगे, बात जैसी आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, हम पॉइंट बनाएंगे यहाँ से, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कॉमन सेंस लगाते हुए पॉइंट बनाएंगे कि जब प्रोकैरियोट्स की बारी आएगी तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट हो जाएगा। यस और नो, लिख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। मतलब जितने भी बैक्टीरिया हैं, कभी आपने किसी में, किसी भी बुक में, किसी भी डायग्राम में किसी को न्यूक्लियस ड्रॉ करते हुए नहीं देखा होगा। भाई न्यूक्लियस क्यों नहीं होगा? बेचारे के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाती है। बाकी सब में क्या होगा? फिर यूकैरियोट्स की बारी आएगी तो हम लोग लिखेंगे इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सब में प्रेजेंट होगा। देखिए चारों में प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना? ये भी पॉइंट हमने यहाँ से क्लियर कर दिया। तो एग्जाम्पल वाला पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला पार्ट। फिर जब मैं ये टेबल समझा रही थी मैंने एक और बात बताई थी बच्चों को, क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ हमेशा इस बात को भी याद रखना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी उसके पास प्रेजेंट नहीं होगा। अगर होता ही तो बेचारा वो भी एडवांस्ड हो जाता। फिर आप बोलते बोलते अभी मैंने बोला एडवांस्ड हो जाता, मतलब प्रोकैरियोट्स पोजेस प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव मतलब भाई एडवांसमेंट नहीं है उस बेचारे के पास इतना कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपनी खुद की बाउंड्री जो है वो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कैरी कर सके। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल शो करता है, और ये क्या करेगा? एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल जो है वो शो करने का काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये टेबल से इतना पार्ट क्लियर हो गया, सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल, ये जो टेबल आपने देखा है क्लियर हुआ सबको? जो मैंने अभी 2-3 आपको डिफरेंसेस बताए हैं वो क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. है ना? 1 बाय 1 करके, धीरे धीरे करके, जो बच्चे नए हैं, ओल्ड जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसको देखना स्टार्ट करेंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को समराइज करते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे, कि जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा, तो हम भी क्या करेंगे, जैसे अभी आप ये टेबल देख रहे थे, हम भी वहीं उसी टेबल से कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो क्या क्लियर होता है यहाँ पे? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है भाई, बैक्टीरिया आपको खुली आंखों से तो दिख नहीं सकता, क्लियर है बिल्कुल। किसी भी बच्चे से मैं पूछूं बताओ कौन सा बैक्टीरिया नजर आता है तुमको, आप बोलेंगे नहीं हमें तो नहीं नजर आता, नेकेड आई से तो नहीं दिखेगा हम लोगों को। बिल्कुल सही बात है, नेकेड आई से तो आपको बैक्टीरिया जो है वो नहीं नजर आएगा। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि जब आपको नेकेड आई से नजर ही नहीं आएगा, नेकेड आई से दिखिएगा ही नहीं, तो माइक्रोस्कोपिक हुआ। और माइक्रोस्कोपिक जब आप बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक का जब टैग लगा रहे हैं, तो एक और चीज इसके साथ क्लियर होकर निकल के सामने आ रही है क्या, कि माइक्रोस्कोपिक है तो इसका मतलब है ये इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे कि आपको नेकेड आई से देखना उसको इम्पॉसिबल है। दोनों ही बातें। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ जो आपको ये टेबल्स दिख रहे हैं, सब में एक ही कॉमन पॉइंट है, ठीक है। वो थोड़ा ब्लर था इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ, बाकी आप जानते सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस मैं एक जगह समराइज करके रिकॉल करा रही हूँ आपको। तो प्रोकैरियोट्स के बारे में अभी अभी जस्ट मैंने बोला, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। वही रीजन ये है कि ये यूनिसेलुलर है। कैसे हैं ये? यूनिसेलुलर हैं। ज्यादातर कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। यूकैरियोट्स के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मोस्ट यूकैरियोट्स आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट क्यों लगाया हमने? हमने एक्सक्लूसिवली नहीं बोला। मोस्ट में और एक्सक्लूसिवली में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो मोस्ट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि यूकैरियोट्स के अंदर ही किंगडम प्रोटिस्टा भी पढ़ेंगे हम लोग। और जब किंगडम प्रोटिस्टा की बारी आएगी तो वहां पे आप अमीबा भी पढ़ेंगे, पैरामीशियम भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो हम यहाँ पे मोस्ट बोल रहे हैं, हमने स्टैंप नहीं लगा दिया कि एक्सक्लूसिवली मल्टीसेलुलर। याद रखेंगे, ठीक है। फिर जब हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियस, बेचारे के पास जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नामो निशान है ही नहीं, तो हम इजिली मेंशन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड और पुअरली विजिबल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। आपको सिर्फ क्या लिखना है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, बस स्टोरी ओवर। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑब्वियस है। इसके पास क्या है? न्यूक्लियोलस नहीं होगा, और इसके पास न्यूक्लियोलस क्या है? प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस बोलने का मतलब वैसा साइट जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं और जो अवेलेबल होगा, तो वो डार्क सा दिखता है। कहाँ पे? माइक्रोस्कोप के अंदर। भाई इस बेचारे की स्टोरी तो वैसे भी ओवर है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल जो वो मैं अलग से पॉइंट लिखूंगी, यहाँ पे इस टेबल में अवेलेबल नहीं है, और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्रोकैरियोट्स में मैं आपको क्या लिखूंगी कि जो ये प्रोकैरियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियोलस कैसे बोल सकते हैं हम लोग, जब इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए। और आपकी बॉडी में क्या है? अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल लेते हैं तो ईच सेल कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो जहां प्रेजेंट होगा वो डेंस अपीयर होगा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम उसको न्यूक्लियोलस का नाम दे देंगे। आपका कोई घर है, एड्रेस है, कहीं कोई चीज अगर आपको ऑर्डर करना है फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, कुछ एड्रेस देते हैं तभी तो ऑर्डर होता है, बिना एड्रेस के होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस है कि जो क्रोमोसोम जहां पाए जाएंगे उसके उस रेजिडेंस को भी कुछ नाम देना पड़ेगा, दैट इज न्यूक्लियोलस। बस इतनी सी बात है, ठीक है। फिर आपने क्या सीखा? जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं दैट आर एब्सेंट, दैट इज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम etc आर एब्सेंट। इसमें क्या होगा? इसी को उल्टा करके लिख देना, प्रेजेंट हो गया। और एग्जाम्पल ना, अब मुझे आपको पढ़ाने को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपको जितना मन करे उतने बैक्टीरिया का नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में भी क्या मन कर रहा है आपका लिखने का? ब्लू ग्रीन एल्गी लिखिए, नॉस्टॉक, एनाबिना, जितना पढ़ा है आपने सब चिपका दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आप जो लिखना चाहते हैं, यहाँ पे डॉग, कैट, जो भी लिखना चाहते हैं सब लिख सकते हैं आप। फंजाई से लेके एनिमेलिया तक जो जो आपको याद आता है सब आप यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है जेनेटिक मटेरियल के बारे में। किसके बारे में? जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का लेंगे स्क्रीनशॉट। हो गया? डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जेनेटिक मटेरियल। कुछ बोलना है किसी को?
हो गया सबका? Yes, ma'am. चलो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, 11th 12th दोनों ही क्लासेस में आपको बहुत सारे चैप्टर्स में ये सुनने को मिलेगा। क्या रीजन है कि मैं आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों का जेनेटिक मटेरियल सिखाने जा रही हूँ, जेनेटिक मटेरियल समझाने जा रही हूँ, ठीक है। और उसके पॉइंट्स फिर आप खुद से ही बना सकते हैं, मुझे आपको याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बैक्टीरिया बिलोंग्स टू मोनेरा। मोनेरा इज ओनली प्रोकैरियोटिक किंगडम, मतलब तीनों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। अब समझेंगे ध्यान से, जब मैं प्रोकैरियोट्स के बारे में जेनेटिक मटेरियल आपको पढ़ाऊंगी और जेनेटिक मटेरियल आपको सिखाऊंगी, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैं बोलती हूँ ना सिंगल सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट और सिंगल सर्कुलर डीएनए इज अवेलेबल, बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं कैसे वो अपने ब्रेन में एक इमेज प्रिंट कर लेते हैं कि जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिंगल सर्कुलर के बारे में, तो ऐसा डीएनए होता होगा। और जब मैं बोल दूं डबल स्टैंडर्ड, तो उसमें भी वो क्या याद कर लेते हैं कि डबल स्टैंडर्ड तो होगा लेकिन ऐसा होगा, और दो सर्कल होंगे और दोनों मिलके क्या करेंगे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि इस मिसकॉन्सेप्शन को सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे ही ये डायग्राम दिखाओ बच्चों को, कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम आपने तो बोला था सर्कुलर होता है, ये तो सर्कुलर हमें नजर ही नहीं आ रहा। वो सर्कुलर का मतलब ये मैथ्स वाला सर्कल समझ लेते हैं, इसको आपको नहीं समझना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब जैसे आप जब स्टोमेटा की पढ़ाई करते थे तो गार्ड सेल्स को बोलते थे किडनी शेप्ड, कहते थे ना। तो ऐसा थोड़ी कि उसके बदले किडनी का डायग्राम बना देंगे वहां पे, मतलब एक मोटे तौर पे हम लोग क्या करते हैं, शेप जो है वहां पे बताने का काम करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसके डीएनए का, किसका, प्रोकैरियोट्स का। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, आप बोलिएगा कि बैक्टीरिया लिखा है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट बोल रही है। बैक्टीरिया जो है वो एग्जाम्पल किसका है, प्रोकैरियोट्स का है, ठीक है, क्योंकि किंगडम मोनेरा को बिलोंग करता है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये यहाँ पे ओपन इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आरएनए बना रहा है। क्या कर रहा है ये, आरएनए बना रहा है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे इतने पोर्शन में ओपन दिख रहा है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा प्रोकैरियोट्स का, एक ही दिख रहा है ना आपको, एक से ज्यादा तो किसी को नहीं दिख रहा, हम लोग बोलेंगे सिंगल। अगर आप इसमें कोई एंड ढूंढने की कोशिश करें, आपको कोई भी एंड इसका नजर नहीं आएगा। तो एंड नहीं नजर आएगा तो हम लोग बोलेंगे सर्कुलर। क्या बोलेंगे, सर्कुलर। फिर कैसा है भाई, डीएनए की पहचान क्या है, डबल स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। ये भी हो गया, ठीक है। तो एक समझाने के लिए मैंने आपको क्या करा था, जब आप इसके पहले भी पढ़ाई कर रहे थे, तो जब मुझे आपको प्लाज्मिड समझाना था, प्लाज्मिड जब आपको सिखाना था, फिर अभी वापस इस चैप्टर में आ रहा है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, प्लाज्मिड जो है वो समझना है। तो ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पे, अब इसके पास, अभी अभी जो मैंने बोला ना, इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो देखिए सर्कुलर बोलने का मतलब यहाँ तो बिल्कुल भी आपको वैसा सर्कल जैसा नहीं नजर आ रहा। बोलने का इतना मतलब है कि इसको आपने जहां से देखना स्टार्ट किया है, यहाँ से देखते 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 चलते 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 आपको ना कहीं पे इसका कोई टिप नहीं मिलेगा, कोई टर्मिनल नहीं मिलेगा, कोई एंड नहीं मिलेगा जहां पे जाके आप बोले कि हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप घूमते रह जाइए। सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इसका जीनोमिक डीएनए है और ये इसका प्लाज्मिड है। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। किसमें, ये पहचान है प्रोकैरियोट्स की। हम लोग पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं डिफरेंस में, प्लाज्मिड
इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या सीखा कि इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे लीनियर का मतलब ये नहीं कि एक रॉड खींच दिया मैंने, आप समझेंगे रॉड लाइक, नहीं। लीनियर बोलने का मतलब ये है, जैसे वो जूट वाली रस्सी होती है ना, आपको दूर से देखने में क्या दिखता है कि वो स्ट्रेट है ना, ऐसा ही नजर आता है। लेकिन जब आप उसको, उसकी कॉइलिंग को हटाना स्टार्ट करते हैं, जब आप उसकी कॉइलिंग को हटाएंगे तब आपको एक बात नजर आती है वहां पे कि उसकी जो कॉइलिंग है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ क्या है, वहां पे कॉइल हो रखे हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल सीधा तो है नहीं। तो ठीक उसी तरीके से आगे जाके जब आप पढ़ेंगे किसके बारे में, डीएनए के बारे में, तो डीएनए का एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी फिलहाल शो कर देती हूँ। ये तो कुछ नहीं है, तो बच्चों वाला 0 लेवल का डायग्राम है, जहाँ पे ये सिंगल सर्कुलर दिख रहा है, यहाँ पे क्या आपको बस ऐसे लीनियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको, लीनियर दिख रहा है। एक्चुअली जो डीएनए है वो तो खैर जॉइंट मॉलिक्यूल है, मतलब एक डीएनए, आपका एक डीएनए के अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो घुस सकती है, इतना जॉइंट मॉलिक्यूल है, अगर उसके बारे में कोई डिटेल्ड एनालिसिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, और इसने इतनी हैवी सुपर कोइलिंग करके रखा हुआ है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को शो करने का काम करता है ये डीएनए। तो इस तरीके से क्या है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो है आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो डबल स्टैंडर्ड है तो लीनियर कहाँ दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे मैम आपने लीनियर बोला था, रॉड लाइक तो नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आप देखेंगे तो इसके टर्मिनल्स दिखते हैं आपको, क्या नजर आते हैं सही में, देखिए एक एंड यहाँ पे है, नेक्स्ट एंड यहाँ पे है। तो इतने डिस्क्रिप्शन के बाद आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी फिलहाल, जितना मैंने आपको बताया उतना लेकिन जरूर याद रखना है। अब फिर पता चला मैंने पूछा 2 क्लासेस के बाद व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो फिर आप ब्लैंक हो जाए, वहां पे वैसे भी काम नहीं चलेगा। तो जब हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का लिखूंगी, बाकी तो था पिछले पेज पे। प्रोकैरियोट्स में जब हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैसा है, इसमें सिंगल है, इसका उल्टा करेंगे इधर। ठीक है, फिर क्या है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड दोनों में होगा। जब डबल स्टैंडर्ड आपको लिखना होगा ना तो ये दोनों में ही होगा, डबल स्टैंडर्ड। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं तो हमने यहाँ पे बोल दिया डबल स्टैंडर्ड। ये किसका हो गया, ये प्रोकैरियोट्स का हो गया। फिर यहाँ बात करते हैं यूकैरियोट्स के बारे में, कैसा दिखता है आपने देख ही रखा है और आपने समझ ही रखा है। फिर बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोट्स के बारे में। मैंने क्या बोला, इसको ना एग्जैक्ट ऑपोजिट करेंगे। तो एग्जैक्ट ऑपोजिट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया। जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल के लिए हम यहाँ पे कर देंगे मोर इन नंबर, मोर इन नंबर, हो गया उल्टा। यहाँ सर्कुलर है ना, सर्कुलर की बजाय हम यहाँ पे कर देंगे लीनियर। डबल स्टैंडर्ड यहाँ भी होता है, डबल स्टैंडर्ड यहाँ भी होता है। ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल किसका था, प्रोकैरियोट्स का, और ये जेनेटिक मटेरियल किसका था, यूकैरियोट्स का। प्लाज्मिड्स आर ऑब्जर्व्ड इन प्रोकैरियोट्स व्हाइल प्लाज्मिड्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन यूकैरियोट्स, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? मैम प्लाज्मिड किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ ओके। प्रोकैरियोट्स में। हाँ ठीक है, प्लाज्मिड के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, क्योंकि जब भी आता है तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, प्लाज्मिड क्या था भूल गए। तो प्लाज्मिड के लिए मैं एक पेज अलग से आपको
नोट करा देती हूँ यहाँ पे। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चले हम लोग। चलिए, यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल है, इसी का यूज करते हैं हम लोग, इसी पेज का समझने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब यहाँ प्लाज्मिड दिख ही रहा है, इसी का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो हम लोग वही कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये है, प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल लिखना मस्ट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि इसको भी प्लाज्मिड बोल सकते हैं हम लोग, नहीं, इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग किसके बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। अब ये जो प्लाज्मिड है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम शो कर रही हूँ, बहुत ज्यादा उसकी लेबलिंग याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना है कि आप देखते के साथ डायग्राम को समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपके पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसके लेवल्स पे अभी ध्यान नहीं देंगे, वो आपको समझ आ जाएगा, आपको सिर्फ स्टोरी समझना है यहाँ पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ये आपको दिख रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, क्या नजर आ रहा है? ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये बैक्टीरिया ही तो है, अभी जो शो करा मैंने आपको, ये वही बैक्टीरिया है। ये देखिए, ये जो बैक्टीरिया यहाँ अवेलेबल है, वही सेम बैक्टीरिया यहाँ भी है। आपको जो ये इमेज दिख रहा है ना, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है, ये पूरे वर्ल्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। ये मतलब इस पूरे वर्ल्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। क्या रीजन है इसका कि हम यहाँ पे सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, और किस चीज का हम यूज नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाकी ऑर्गेनिजम्स में ये प्लाज्मिड नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? प्लाज्मिड नहीं मिलेगा। और प्लाज्मिड जब नहीं मिलेगा तो दिक्कत क्या आएगी? कोई बच्चा बताएगा मुझे, कोई स्टूडेंट? अगर प्लाज्मिड नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी? मैम डीएनए ट्रांसफर नहीं होगा। किसका डीएनए किसमें नहीं ट्रांसफर होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये प्लाज्मिड होता भी बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन अगर ये बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते तो क्या हम यूज करते इस प्लाज्मिड का? यस और नो? मेरा क्वेश्चन समझ आया? अगर प्लाज्मिड आपकी बॉडी में होता तो ह्यूमन का यूज करते? ह्यूमन सेल का? सोच के देखिए। मेरी आवाज अगर जाती है तो यस नो में उधर से रिप्लाई करेंगे। ऐसे सुनते रहते, लगता है मैं दीवार को पढ़ा रही हूँ। कुछ रिप्लाई नहीं करना है उधर से, बिल्कुल एक दो बच्चे की बस आवाज आती है, बाकी बिल्कुल निल होके सुनते रहते हैं।
यस बोल सकते हैं, नो बोल सकते हैं। मैं सिर्फ यस नो में पूछती हूँ, वो भी नहीं आंसर आता उधर से। पता नहीं रात होने की वजह से नींद आ रही होती है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपसे पूछा कि अगर प्लाज्मिड आपकी बॉडी में होता, ह्यूमन बॉडी में होता, तो क्या हम ह्यूमन बॉडी का यूज करते ह्यूमन सेल का एक्सपेरिमेंट के लिए, इस बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट के लिए? तो मैंने यस और नो ही तो पूछा है, करते यूज। अगर ये प्लाज्मिड ह्यूमन सेल में अवेलेबल होता भी, तब भी हम लोग उसका यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता तो अगर आप कोई बायोटेक्नोलॉजी उसमें अप्लाई करते तो उसको वो चेंज कर देता। अब समझेंगे इस डायग्राम को बहुत ध्यान से, तो इसका आंसर क्या छुपा हुआ था? क्योंकि बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एक 0 लेवल का आंसर था, जिसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपके पास फॉरेन डीएनए अवेलेबल है, तो ये जो फॉरेन डीएनए आपके पास अवेलेबल है, इसको अगर आपको नहीं समझना, आप समझिए ये इंसुलिन बनाने वाला जीन है, दुनिया को बहुत जरूरत है इसकी। जैसे आज के डे में डायबिटिक पेशेंट्स बहुत सारे हैं, और इंसुलिन के जो प्राइसेस है वो भी बहुत हाई लेवल पे है। सो भी आपको पता है, अगर ऐसा फ्री फंड में और घर में बन रहा होता, और आपकी बॉडी में कहीं से भी अगर इतना इजी होता है इसको, तो इतना प्राइस इसका नहीं होता। तो आप इसको सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। यहाँ आपको जरूरत है, आपके पास मजबूरी पता है क्या है, कि आप इसकी जेरोक्स कॉपी नहीं बना सकते। आपके पास जीन है, लेकिन आप इसकी जेरोक्स कॉपी नहीं बना सकते। आपने क्या किया, आपने किसको यहाँ पे शिकार बनाया? आपने बोला अच्छा ये जो बैक्टीरिया है ना, इसके पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को, ये जो वेक्टर आपको ऐसे हवा में दिख रहा है ना, एक्चुअली आप इसको कहाँ से लेके आए हैं? आप इसको एक बैक्टीरिया से लेके आए हैं। ये रहा आपका वेक्टर बन गया। क्या बन गया? वेक्टर। ठीक है। आपने क्या किया, इसकी भी कटिंग छटिंग करी, इसकी भी कटिंग करी, और फिर आप देखिए ध्यान से, इसको आपने ले जाके इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तब जाके ये वाला जो स्ट्रक्चर है बन गया। तो अब ये पता क्या है, अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए बन गया। ये सिंपल वाला ये प्लाज्मिड थोड़ी है। और फिर वापस इस प्लाज्मिड को हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया अपनी मिलियन कॉपी बनाए, बिलियन कॉपी बनाए, जितनी भी कॉपी बनाए, सब में इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स जाएंगे। समझ आया? तो क्योंकि मैं एक पॉइंट लिखने जा रही थी, प्लाज्मिड्स आर वाइडली एंड एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेरियस और वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी। तो फिर आपको समझ नहीं आता, तो उसको समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। ठीक है। ये स्टोरी समझ आई सबको? क्या बोला मैंने? आपको लेवल्स पे ध्यान नहीं देना, आपको जो मैंने स्टोरी समझाई है सिर्फ उसके बारे में आपको यहाँ पे आंसर करना है कि आपको समझ आया या नहीं आया। समझ में सबको? यस मैम। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो प्लाज्मिड में फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा कि ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है इन बैक्टीरिया में, और जो बाकी चीजें छिपी हुई है जिसकी वजह से हम लोग इसका बायोटेक में यूज कर रहे थे। तो ये इतना स्मार्ट वर्क करता है कि ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है रेप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे प्लाज्मिड कैन replicate independently of the chromosomes. So plasmids are widely used in various genetic experiments. बस हो गया, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ठीक है। अभी सेल चैप्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें,
तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। जब आप बात करेंगे किसके बारे में, एनसीईआरटी बुक के बारे में, तो जब आप देखेंगे प्लाज्मिड वाला पोर्शन, तो प्लाज्मिड वाले पोर्शन पे जब आप जाएंगे तो आपके 4th पेज पे एक पैरा अवेलेबल है। जो जिन बच्चों की बुक में देखिए 22 चैप्टर्स हैं, आपकी क्लास में बच्चों के पास 2 टाइप्स की बुक होगी। कुछ बच्चों की बुक में 19 चैप्टर्स है, कुछ बच्चों की बुक में 22 चैप्टर्स है। जिन बच्चों की बुक में 22 चैप्टर्स है वो अपने पेज नंबर 128 पे जाएंगे, और जिन बच्चों के बुक में 19 चैप्टर्स है वो सेल चैप्टर के 4th पेज पे जाएंगे। तो जो आपके पास पैरा 8.4 है प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे ही उसका पेज टर्न करेंगे तो उसमें एक पैरा ऊपर बना हुआ है, तो उसको जब आप देखेंगे तो वहां पे प्लाज्मिड के बारे में बताया हुआ है। तो प्लाज्मिड के बारे में आपको लिखा है कि मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। सही बात है। ये जो जीनोमिक डीएनए जिसको जीनोफोर आप यहाँ पे बोल रहे हैं, इसके अंदर थोड़ी बैठा है ये कहाँ है, इसके बाहर है। बिल्कुल सही बात है, कहाँ है ये, बाहर है। अब प्लाज्मिड्स का ना साइज जो है, ये मेन जो जेनेटिक मटेरियल है इसके मुकाबले छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotics. और ये जो प्लाज्मिड है ना, ये इतना स्पेशल है कि ये इसमें क्या खासियत होती है कि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं उसके अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से भी हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको बोला भी जा रहा है इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड क्यों बोल रहा है, जब आप किसी में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन को वहां पे अंडरलाइन कर लेंगे, इतना छोटा है नहीं ये, कोई वो हॉलीवुड मूवी वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि अचानक से रातों रात कोई चेंज हो गया, ये तो उससे मीनिंग है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जब आप कहीं पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करा लेते हैं, कराने के बाद जो प्लाज्मिड है वो चेंज हो गया, तो प्लाज्मिड जब चेंज हुआ तो इसको मैं बोलती हूँ बच्चों को कि यहाँ पे लिख लो कॉस्मिड। तो ये जो यहाँ पे बना है कॉस्मिड, तो हवा में तो रखेंगे नहीं, अब आपकी मर्जी से आपके घर के किसी डेस्क के ऊपर तो ये रेप्लिकेशन करेगा नहीं, आपको इसको रेप्लिकेट कराने के लिए किसी होस्ट बॉडी में डालना पड़ेगा। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड कॉस्मिड को एक compatible host सेल के अंदर डालने को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। द प्रोसेस और phenomena of incorporation of these genetically engineered plasmids into suitable host is known as transformation। समझ आया सबको? क्योंकि अभी आपको इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, इससे मैंने नहीं लिखा है, बस मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कहीं आप ऐसा ना समझ जाए कि कुछ हो सकता है कि वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा हो, यहाँ उस सेंस में नहीं आ रहा, यहाँ इस सेंस में इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, बस इतना आपको प्लाज्मिड के बारे में लिखा था, जो कि मैंने आपको प्लाज्मिड के बारे में समझा दिया। और इसके बाद आपका ये कंप्लीट हुआ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। क्लियर है सबको? समझ आया? आगे बढ़े हम लोग। उसमें से एक प्लाज्मिड था, प्लाज्मिड को भी क्लियर कर दिया मैंने। यस मैम। एक टर्म है आपके पास मेसोजोम। अब क्या होता है ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इसका डायग्राम देखेंगे।
ये ड्रैग नहीं हो रहा था तो मैंने स्क्रीनशॉट से ही काम चला लिया। देखिए समझेंगे ध्यान से, अब जितना मैं पूछूंगी उसका आंसर करेंगे, आपको तुरंत डेफिनेशन जो है वो खुद ही मिल जाएगा। पहले मुझे एक बात बताएंगे, ब्लर है बट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आपको आ रहा होगा। ये एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि बैक्टीरियल सेल में जो इसका मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, इसने क्या किया, ये एक आउटग्रोथ बनाया ऐसे। अब मेरा ये क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आउटग्रोथ है ये इनसाइड है या आउटसाइड है? ये आउटसाइड है या इनसाइड है, बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है? ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे इनसाइड है। क्या है ये? इनसाइड है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोजोम। क्या है ये? मेसोजोम है। विच इज फॉर्म्ड बाय द, किसका एक्सटेंशन है ये? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। और आउटसाइड द सेल नहीं है, इनटू द सेल है। कहाँ है ये? इनटू द सेल है। तो जो आपको यहाँ पे इमेज डायग्राम नजर आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं उसी को एज इट इज जैसे आपको दिखता है वैसे ही लिखना होता है। किसके बारे में? मीजोजोम के बारे में। और मीजोजोम भी किसकी पहचान है? बैक्टीरियल सेल की पहचान है, वहां पे ये मीजोजोम जो है वो पाया जाता है। अगर आप सिर्फ एक मीजोजोम को यहाँ पे बिल्कुल डिटेल करके देखें तो आपको एक इमेज वहां पे नजर आता है, मैं बताती हूँ आपको। ये हमने क्या करा, उसको जूम कर दिया मीजोजोम को, ये। तो ऐसे क्या है, यहाँ पे इनफोल्डिंग्स है, किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। ये रहा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है, इसका इनफोल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेसोजोम जो है इसको लिख लेते हैं। और स्पेशल मेम्ब्रेनस इज द मेसोजोम which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell। बस हो गया। ये क्या है, आपका मेसोजोम है। क्या है ये? मेसोजोम है। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम।
ग्राम साहब ने एक स्टेन बनाया। स्टेन मतलब जिससे कलर करते हैं ना किसी चीज को, उसको स्टेन बोला जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं जीरो लेवल की बात करूं तो एक्चुअली स्टोरी ये है कि उन्होंने जो स्टेन बनाया, तो जिस बैक्टीरिया ने उस स्टेन को लिया, मतलब उस स्टेन से वो स्टेन हो गया, उसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और जो स्टेन नहीं हुए उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो जब दोनों के बारे में बात करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो ये पॉजिटिव मतलब कोई चीज जब शो करेगा तभी तो पॉजिटिव बोलेंगे। तो ये स्टेन को टेकअप करेगा, ये नहीं करेगा। तो जब ये स्टेन ग्राम पॉजिटिव ले रहा है तो स्टेन कब लेगा? ऑब्वियस है, इसका जो सेल वॉल है पतला होगा तभी स्टेन लेगा ये तो, क्योंकि कैसा होता है, ये सिंगल लेयर्ड होता है। और क्योंकि ये डबल लेयर्ड है जिसकी वजह से ये स्टेन को क्या करता है? नहीं लेता है। ठीक है। फिर जब सेल वॉल थिकनेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? 20 to 80 नैनोमीटर्स है। और यहाँ पे क्या है? सेल वॉल जो है 8 to 10 नैनोमीटर्स है। फिर पेप्टाइडोग्लाइकन या पेप्टिडोग्लाइकन भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है? थिक लेयर है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है? थिन लेयर है। और जनरली जो पाया जाता है वो सिंगल लेयर्ड होता है। इसके बारे में जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, इसके लेयरिंग के बारे में, वहां पे भी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। बाकी के जो पॉइंट्स हैं आप सिर्फ यहाँ तक याद रखिए, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर तक। बाकी के नीचे का जो पोर्शन है वो आपको भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके बारे में। और एक लाइन जो है बिल्कुल बेसिक जिसको कहते हैं ना, वो तो मैं लिख देती हूँ खैर अभी आपके लिए, कि आपको अगर दूसरे को आंसर करना हो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तब आप क्या आंसर करेंगे उसको। ठीक है, वो तो खैर अभी मैं बता देती हूँ आपको। मैम इन्हें स्टेन करने के लिए क्या यूज करेंगे? इन्होंने जो स्टेन लिया था ना, उसका नाम ही अपने नाम पे इन्होंने ग्राम स्टेन रखा था। समझ गए? और हर किसी ऑर्गेनिज्म का स्टेन क्या होगा? अलग अलग होगा। तो स्टेन में एक दो स्टेन जो है वो मैं नोट करा देती हूँ आपको। यस मैम। अगर कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया को किस स्टेन से स्टेन करते हैं, तो इन्होंने अपने नाम पे ग्राम स्टेन ही नाम रखा। जैसे अगर आप ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो स्टेन का नाम तो लिशमैन स्टेन करके आता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ब्लड से कोई पूछे कि सेल वॉल को किससे स्टेन करेंगे तो सैफरानिन का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? सैफरानिन का। डीएनए को किससे करेंगे तो इथीलियम ब्रोमाइड। सबका अलग अलग आता है। अभी आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि जब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, यहाँ जब हम लोग बात करते हैं इस स्टेन के बारे में, तो कौन सा स्टेन है? ये ग्राम स्टेन है। कौन सा स्टेन है? ग्राम स्टेन है। अभी मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ इतना याद रखेंगे बस, इतने जो पॉइंट्स हैं। और बेसिक जो है वो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देती हूँ जिससे आप दूसरों को समझा सके। बिल्कुल जीरो लेवल का जो होता है ना कि हाँ आपको क्या समझ आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरिया आर ऑल्सो classified on the basis of their response against gram strain।
those bacteria that take up the gram stain are gram positive and the others that do not are called gram नेगेटिव बैक्टीरिया। बस इतनी सी बात है। जो स्टेन होगा ग्राम पॉजिटिव, नहीं स्टेन होगा नो स्टेन ग्राम नेगेटिव, उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलेंगे। बस ये चीज। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ साथ। गिव द टर्म फॉर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल genetic material in bacteria। आंसर आपको पता ही है, plasmid। Second question is which type of genetic material is present in prokaryotes? Single, circular and double stranded। mention मैम यहाँ पे सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, यहाँ पे पूछ ही लिया ना जेनेटिक मटेरियल। mention the term for membranous enfoldings in bacteria। मेसोसोम, चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। मैम डन। Fourth question, name the only prokaryotic kingdom। Answer you know, kingdom Monera।
give the term for the strain of bacteria मैम transcript ट्रांसक्रिप्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, मेंशन द स्टेन फॉर सेल वॉल। सेफ्रॉनिन का यूज होता है। अनियन पील वाला जो एक्सपेरिमेंट बताया था ना मैंने, जो मैंने आपको शो करा था दोनों में डिफरेंसेस बताने के लिए, तो वहां पे बार बार मैंने इस टर्म का जिक्र करा था, दैट इज सेफ्रॉनिन। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। डन। विच, ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन पूछा बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। विच स्टेन इज यूज्ड फॉर, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। स्टेनिंग ऑफ डीएनए। इथीडियम ब्रोमाइड। एक मैंने टर्म देने के लिए दिया है और एक मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया। व्हाट आर प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स, मैम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया which are widely used in various genetic experiments. चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। डन मैम। Differentiate between, Ma'am, can you please show the previous page? हाँ, Ma'am, इससे पहले वाला। Yes, ma'am. Thank you. चलिए बस हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स लिखने की बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया बैक्टीरिया एंड ह्यूमंस। जानते हैं आप डिफरेंस? लास्ट क्वेश्चन इज differentiate between prokaryotes and eukaryotes। चलिए इसको कर लेंगे। 9th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 5 मार्क्स के लिए है। इसको एग्जाम के उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर लेंगे। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? नो मैम।